नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली 24 और मैं हूं आपके साथ अनुष्का नामदेव। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जो आपसे जुड़ी हुई है, आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई है। देखिए, कभी आप सफर कर रहे हो या आप कुछ काम कर रहे हो और आपको चोट लग जाए या कभी कुछ सरदर्द हो जाए तो आपको क्या चीज याद आती है डॉक्टर के पास जाने से पहले? फर्स्ट एड, है ना। फर्स्ट एड का क्या मतलब होता है? किसी व्यक्ति की जरूरत के हिसाब से तुरंत मदद मिलना, यानी कि डॉक्टर के पास जाने से पहले तुरंत आपको वो इलाज मिलना जिससे हम फर्स्ट एड कहते हैं। लेकिन आज हमारे साथ एक शख्स जुड़े हैं, आज एक खास मेहमान जुड़े हैं जिनका नाम है डॉक्टर शबाब आलम, जिनकी डिक्शनरी में फर्स्ट एड की डेफिनेशन ही अलग है और वो आज हर एक इंसान को फर्स्ट एडर बनाना चाहते हैं। एक कोर्स, एक इंस्टीट्यूट तैयार कर रहे हैं जिसमें हर बच्चा ये कोर्स करे। हर बच्चा यानी कि छोटे से लेके बड़े बुजुर्ग तक ये कोर्स कर सकते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर शबाब आलम का हमारे शो में। दिल्ली 24 पर आपका स्वागत है डॉक्टर। नमस्कार। सबसे पहले तो फर्स्ट एड जो मैंने डेफिनेशन दी हमारी जनता को, मैं चाहती हूं आपकी डिक्शनरी में फर्स्ट एड की डेफिनेशन क्या है? देखिए, फर्स्ट एड की कोई ख़ास तो डेफिनेशन नहीं है। हम आज तक फर्स्ट एड के बारे में क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कोई दुर्घटना हो गई तो फर्स्ट एड, या किसी को चोट लग गई तो फर्स्ट एड। सही मायने में कभी भी कोई भी हेल्थ की प्रॉब्लम जब आती है, उस प्रॉब्लम को दी जाने वाली सबसे पहली मेडिकल की जो उसको हेल्प की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड। एक्चुअली फर्स्ट एड एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है। अगर हम फर्स्ट एड के बारे में बात करें तो फर्स्ट एड एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। यानी जहाँ पर जीवधारी हैं, जहाँ पर आप हैं, जहाँ पर मैं हूँ, या जो भी लोग जिंदा हैं, जहाँ पर भी जीवधारी हैं, वहाँ सभी जगह फर्स्ट एड होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट एड के लिए कोई पर्टिकुलर व्यक्ति हो, कोई पर्टिकुलर समाज हो, कोई पर्टिकुलर समुदाय हो, या कोई पर्टिकुलर फील्ड हो। एक्चुअली ये मुझसे, आपसे, हर एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ टॉपिक है। इसी के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट एड जो है वो हर एक व्यक्ति को, चूँकि जब हम जिंदा ले हैं, जब हम सांस ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर जिंदा हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर आएंगी। तो उन प्रॉब्लम्स को चलते हुए हम जो प्री मेडिकल जो सुविधा लेते हैं, जो हम सेवा लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट एड ये है। मैं तो आपकी जो संस्था में ये जो कोर्स देते हैं तो उसमें सब बच्चे, एज ग्रुप क्या उन बच्चों का? देखिए, मैं पहले आपको बता दूं कि एक्चुअली फर्स्ट एड संस्था को बनाने से पहले क्या चीज़ें हुई हैं वो आपको बता देता हूं। वर्ष 2016 में एक दुर्घटना मेरे साथ हुआ। मैं अपनी कार में बैठा था, मुझे अचानक से पसीने आए, एसी चल रहा था और मुझे यहाँ गले के आसपास थोड़ा दर्द महसूस हो रहा था। मेरे बड़े भाई डॉक्टर हैं तो मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने पूछा कि मुझे ऐसा कुछ हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाई आप सबसे पहले तो गाड़ी को रोकिए, कार को रोकिए और फ़ोन ड्राइवर को दीजिए एंड यू डोंट मूव। आपको उठना नहीं है, आपको चलना नहीं है। तो मैंने वैसा ही किया। उन्होंने उसको मेरे ड्राइवर को एक केमिस्ट की शॉप पर भेजा और एक मेडिसिन आती है सॉर्बिट्रेट, वो मेडिसिन दी गई। देन वो मेडिसिन लेके आए और उन्होंने, या फिर आप एक वो मेरा ड्राइवर गया वहाँ पे और उसने उसको मेडिसिन को ख़रीदा और मुझे दिया। तो मैंने उसके ज़बान के नीचे रखा। जैसे ही उस मेडिसिन को रखा तो मुझे यहाँ सब कुछ ठंडा ठंडा महसूस हुआ, बड़ा अच्छा सा लगा और मुझे सांस प्रॉपर आने लगा। अचानक से मैंने बड़े भाई साहब को कहा कि ये तो अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा आप तुरंत दौड़िए, एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाइए जो सबसे नज़दीक हो। मैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास गया, उन्होंने इको ईसीजी किया। तो जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि इट वाज माइल्ड हार्ट अटैक। ये एक छोटा सा हार्ट अटैक था जिसको बहुत सही टाइम पर फर्स्ट एड देकर रोक लिया गया। तो वहाँ से मैंने पूछा कि ये आपने क्या किया? उन्होंने कहा ये मैंने आपको फर्स्ट एड दिया। तो वहाँ से क्वेश्चन आया, फर्स्ट एड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हमने सबसे पहले सोचा कि फर्स्ट एड की एजुकेशन देश में कौन देता है, ताकि हम भी उस एजुकेशन को हासिल कर सकें कि भाई ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर उस दिन फ़ोन ना मिलता तो क्या होता, मुझे नहीं पता कि मैं आपके साथ होता या ना होता। तो हमने सबसे पहले सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को एक लेटर भेजा। तो वहाँ से जवाब आया कि फर्स्ट एड एजुकेशन उनके अंडर में नहीं आती। तो मुझे लगा CCIM के अंडर में आता होगा। तो हमने CCIM को RTI दिया। उन्होंने भी कहा कि हमारे भी अंडर में नहीं आता।
ऐसे ही हेल्थ मिनिस्ट्री को भेजा, तो उन्होंने भी कहा हमारे अंडर में भी नहीं आता। तो सवाल ये था कि इतनी उच्च सर्वोच्च संस्थाएं जब फर्स्ट एड एजुकेशन को कहते हैं कि हमारे अंडर में नहीं आता है, इसकी शिक्षा हमारे अंडर में नहीं आती है, तो भाई कौन हासिल करे? हमारे घर में, दफ्तर में, गाड़ी में, कार में, बाइक में, यहाँ तक कि एक छोटा सा ऑफिस भी होगा, वहाँ पर भी एक फर्स्ट एड किट होती है। लेकिन उस फर्स्ट एड किट के अंदर रखी हुई दवाइयों को कैसे इस्तेमाल किया जाए, उसके किस समय किस चीज़ को इस्तेमाल किया जाए, इसकी जानकारी कौन देगा? जैसे डॉक्टर, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं अपना एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। जैसे मुझे सर दर्द हुआ जी, अ पेन दैट यहाँ पर हुआ या यहाँ पर हुआ, कहीं भी हुआ, बट आई यूज ओनली सैरिडॉन, तो क्या ये सही है? डिपेंड करता है कि पेन किस तरह से हो रहा है। एक्चुअली हमारा सर के चारों तरफ जहाँ भी पेन होता है उसकी अलग अलग मेडिसिन होती है, अलग अलग कारण होते हैं। कई बार आप सोते नहीं हैं तो आपको सर दर्द हो जाता है, कई बार आपको गैस की प्रॉब्लम हो जाती है तो सर में दर्द हो जाता है, कई बार आप सोते नहीं हैं तो सर दर्द हो जाता है, कई बार आपको आपका पाचन क्रिया प्रॉपर काम नहीं करती तो सर दर्द हो जाता है। यानी कि आपका ये उद्देश्य है कि मुझे ये इंफॉर्मेशन रहे कि मुझे किस वजह से दर्द हो रहा है। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि हर चीज की दवाई सिर्फ एक सैरिडॉन है। बिल्कुल, राइट, बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं बताना चाह रहा था। तो एक्चुअली होता क्या है कि हमें ये जानकारी देगा कौन? तो जब ये कुछ नहीं मिला तो हमने एक संस्था इस्टेब्लिश की 2017 में, फर्स्ट एड काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय प्राथमिक चिकित्सा ये परिषद। कहाँ पर है? ये दिल्ली में है, शाहदरा में। और फिर हमने पहला प्रस्ताव एक राज्य सरकार मध्य प्रदेश को दिया। राज्य सरकार मध्य प्रदेश ने, चूँकि आपको बता दें कि प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार एज पर हमारे गवर्नमेंट एजुकेशन गाइडलाइन केवल कुछ ही संस्थाएं दे सकते हैं, या तो वो यूनिवर्सिटी हो या तो वो बोर्ड्स हो। तो मैं समर्थन नहीं करता उन संस्थाओं का जो मानक के विरुद्ध कार्य करती हैं। तो हमने जब राज्य सरकार को ये प्रस्ताव दिया कि ये कोर्स होना चाहिए जो फर्स्ट एड एजुकेशन को चलाए, तो राज्य सरकार की एक विश्वविद्यालय था, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल के अंदर ये विश्वविद्यालय है। तो वहाँ पर इसको कार्य परिषद में, विधान परिषद में पास करते हुए कोर्स का संचालन किया गया। और अचानक से उन्हीं दिनों कोरोना आ गया। लेकिन हमारे इस कोर्स में 2038 बच्चे एनरोल हो चुके थे, उनके एग्जामिनेशन हो गए थे। जैसे ही कोरोना आया तो इस कोर्स को वर्चुअली डिज़ाइन किया गया। फाइनली इससे पास आउट 2038 बच्चों ने, जब कोरोना का समय आया तो एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मैं एक्चुअली आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ, सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि हमारे जो देश के स्वास्थ्य के जो आंकड़े हैं, जो मानक हैं, वो ये बताते हैं कि 1 लाख लोगों के ऊपर एक डॉक्टर आता है। आप सोचिएगा कि 1 लाख लोगों के ऊपर अगर एक डॉक्टर आता है तो स्वास्थ्य सुरक्षा कितनी चरमराई हुई है। और ये ज़रूरी नहीं कि सरकार इस पे कार्य करे, आपका और मेरा भी कार्य है। और अगर किसी विद्वान ने कहा था कि अगर किसी देश को विकसित करना है तो खुद को विकसित करना पड़ेगा। तो आप सारी जिम्मेदारी सरकार पर छोड़ दें और खुद कुछ भी ना करें तो ये भी गलत होगा। अगर हमें इस देश को विकसित करना है, क्योंकि ये कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग होता है, और देश का युवा अगर स्वस्थ नहीं होगा तो वो कैसे आगे बढ़ेगा। फाइनली इस कोर्स का संचालन किया गया और इससे पास आउट बच्चों ने कोरोना के संकट काल में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। माननीय उस समय के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने बड़ी इस कोर्स की भी सराहना की। राज्य में कई बार कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कई बार बुरी होती हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, जब कोई चीज़ शुरू होती है तो उसके समर्थन में बहुत कम लोग खड़े होते हैं, उसके विरोध में बहुत खड़े हो जाते हैं। बड़ा मुश्किल होता है कि जब किसी चीज़ को आप, जो कि बिल्कुल नई हो, उसको लॉन्च करें और विधि द्वारा करें, तो उस चीज़ को करने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो जब इस कोर्स का संचालन हुआ तो कोरोना के समय में जब इन वॉलंटियर्स ने इसमें कोर्स का संचालन किया गया, प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ यानी कि प्राथमिक उपचारक। मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि इस कोर्स को करने वाला व्यक्ति अपने आप को डॉक्टर नहीं कह सकता, वो एक प्राथमिक उपचारक है। एक्चुअली प्राथमिक उपचारक आप और मैं भी हो सकते हैं। तो उसी समय राज्य सरकार दिल्ली ने भी एक इश्तहार जारी किया जिसमें उन्होंने नौकरियाँ निकाली, जिसमें MBBS, MS, उसके बाद सबसे आखिर में उन्होंने फर्स्ट एडर का भी नाम रखा। तो बड़ा अच्छा लगा कि उसको एक सैलरी मिली कि जो 25,000 तक थी। अब इस कोर्स को करने के बाद 25,000 तक की वो सैलरी पा सकता था। फिर अचानक से जब ये कोरोना चलता रहा तो अगले साल मध्य प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में 16,000 से ज़्यादा बच्चों ने
इस कोर्स में प्रवेश लिया और सरकार ने फिर उन पास आउट बच्चों के लिए सरकारी नौकरियां निकाली। प्राथमिक उपचार केंद्र खोलने के लिए भी उनको मान्यता दी गई। तो चूंकि समय लगता है चीज़ों को बताने में। सर, इन पास आउट स्टूडेंट्स का फ्यूचर क्या है, मतलब इनको क्या फायदा मिलेगा इससे? देखिए, मैं पहले तो स्टूडेंट के बारे में बताऊंगा, फिर कोर्स के बारे में बताता हूं। जो पास आउट स्टूडेंट हैं, एज पर सरकार की गाइडलाइन, वो अपना प्राथमिक उपचार केंद्र खोल सकते हैं। वो क्लिनिक नहीं खोल रहे हैं, वो प्राथमिक उपचार केंद्र, यानी एक फर्स्ट एड का एक सेंटर खोल रहे हैं। तो एक फर्स्ट एड सेंटर खोल सकते हैं जहां पर जस्ट लाइक मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक, बट यू आर नॉट यूजिंग द वर्ड क्लिनिक। हाँ, इनका एक सेंटर, एक छोटी सी शॉप, छोटी सी शॉप कह दीजिए, या वो जगह कहिए जहां पर देखिए, अगर मैं बात करता हूं गांव देहात की, तो भारत के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 लाख लोगों पर एक डॉक्टर आता है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बहुत सारे ऐसे डॉक्टर काम करते हैं जो कि अनसर्टिफाइड होते हैं, जो कि झोला छाप होते हैं। सरकार उनके पीछे कार्य करती रहती है, उनको पकड़ती भी रहती है, जो कि वो बहुत अच्छा कार्य है। किसी के स्वास्थ्य के साथ खेलना ये गलत बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2014 में एक एक्ट बनाया था, स्किल इंडिया एक्ट, यानी कि वो व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति जो किसी कार्य को करता है, अगर उस कार्य के अंदर उसको सुसज्जीकरण करते हुए, यानी कि उसको कुछ पढ़ाकर, लिखाकर, कुछ उसको ट्रेन कर एक एग्जाम लेकर अगर प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाए, तो वो एक सर्टिफाइड पर्सन होगा। वो चाहे एक बार्बर हो सकता है, बढ़ई हो सकता है, या सफाई कर्मचारी हो सकता है, तो उसके पास भी सर्टिफिकेट होगा। लेकिन गांव देहात में क्या होता है कि हमारे, मैं अगर यूपी बिहार की बात करता हूं, तो यहाँ पर ज़्यादा लोग बच्चों को गांव में स्कूल के बाद डॉक्टर के क्लिनिक पर नहीं, डॉक्टर की दुकान पर छोड़ते हैं। यानी कि हम क्लिनिक बोलते ही नहीं है, हम दुकान बोलते हैं। तो ये समझ के, ये आपको समझना पड़ेगा कि स्वास्थ्य को हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, सीख रहे हैं। तो कभी गलत सीखा जाता है, कभी सही सीख जाते हैं। तो ये झोला छाप लोग, अनसर्टिफाइड लोग, इनका बहुत बड़ा जाल है, जिसको आप बंगाली, अनसर्टिफाइड, झोला छाप, बहुत सारे नाम हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं इन लोगों को कहता हूं कि आपको ये कार्य करना चाहिए, लेकिन भारत सरकार सभी को पढ़ने का अधिकार देती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये एक बहुत अच्छा एक्ट पूरे देश को दिया है कि उसको अगर स्किल कर दिया जाए। तो जब इस कोर्स का संचालन किया, तो ये कौशल योजना के तहत बनाया गया, और इस कोर्स के संचालन को कौशल योजना का मेन आधार लेते हुए ही संचालित किया गया। तो जितने भी ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, ज़्यादातर आप देखेंगे कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर लोग मेडिकल का काम करते हैं। मैं वो मेडिकल की सेवाएं नहीं देते, मेडिकल का काम करते हैं। वो ब्लड निकालते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी सच्चाई है, इस सच्चाई से कोई मुकर नहीं सकता कि बहुत सारे इन हॉस्पिटल्स में काम करने वाले लोग अनसर्टिफाइड होते हैं, लेकिन चूंकि वो बहुत स्किल्ड हैं, उनको बहुत अच्छे से काम आता है, तो वो लोग काम कर रहे होते हैं, और उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो जिंदगी भर ना कभी नेम लेते, ना कभी फेम, और उनकी सैलरीज भी बहुत कम होती है। यानी कि वो एक ऐसे रोजगार का शिकार रहते हैं जैसे कि छिपी बेरोजगारी का शिकार, और सारी जिंदगी कोल्हू के बैल की तरह वहाँ लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं। अगर शिक्षा अभियान के तहत, कौशल योजना के तहत अगर वो इस कोर्स को करते हैं, तो वो लोग सर्टिफाइड डॉक्टर, सर्टिफाइड फर्स्ट एडर्स होंगे, और वो सरकारी नौकरी कर सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर जाएंगे तो उनके लिए एक सम्माननीय एक जगह है कि ही इज अ सर्टिफाइड फर्स्ट एडर। ये एक ऐसा आदमी जो फर्स्ट एड दे सकते, एक रेस्पेक्टेड जॉब। मतलब सर, इसमें विदेशी ताकतों में इसका कैसे काम आएगा ये? देखिए, ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। पहले के आपको समझना पड़ेगा, हम 19वीं शताब्दी के अंदर जाते हैं। 1800 के दशक में लोग तलवारों से लड़ते थे, भालों से लड़ते थे। 1700 के दशक में, 1900 के दशक में आते आते लोग बॉम्ब से, हथियारों से, तोपों से, तलवारों से लड़ने लगे, फिर बुलेट से लड़ने लगे, बारूद से लड़ने लगे, मिसाइल से लड़ने लगे। लेकिन आने वाला जो युग है वो बायो वेपन का है, और कोरोना इसका एक जीता जागता सबूत है। देखिए, जब आप हथियारों से लड़ते हैं, जैसे यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रही है, तो जब वो लड़ते हैं तो इमारतें तोड़ रहे हैं, चीज़ें खराब कर रहे हैं, पब्लिक तो मर रही है, लेकिन चीज़ें भी खराब कर रहे हैं, संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, संसाधनों को तोड़ भी रहे हैं। हम दोहन के साथ साथ विदोहन भी कर रहे हैं। अगर बायो वेपन से लड़ते हैं, सपोज अगर कोरोना नाम की बीमारी, मैं तो इसे एक आक्रमण मानता हूं जो कि विदेशी आक्रमण था। अगर कोरोना नाम की बीमारी से हम लोग ना लड़ पाते
तो आप वो समय दूर नहीं था कि जब भारत के ऊपर किसी अदर कंट्री में, चाइना का खुल के नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ऐसी कई और कंट्री भी आपके ऊपर, आपके देश में काम करती। जैसे अंग्रेज़ आए थे, वो हमारे देश पर कब्जा किया। ऐसे कोरोना जैसी बीमारी या आने वाली कौन सी दूसरी बीमारी है मैं नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि पूरा प्रशासन कोरोना के संकट काल में, पूरा प्रशासन ये कहने में लोगों को बिजी था कि आप अपने घरों में रहिए। पूरी मीडिया कह रही थी हाथ धोइए, घर से बाहर मत निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए। मेरी संस्कृति में तो लोग नमस्ते करते हैं, पहले ही सोशल डिस्टेंसिंग है हमारे यहाँ तो। लेकिन फिर भी अब चूंकि हम सोशल डिस्टेंसिंग इन चीज़ों को बता रहे थे, अगर यकीन मानिए उस टाइम पर हम सब लोगों को प्राथमिक उपचार की ज़रा सी भी जानकारी होती, हमें ये पता ही नहीं होता कि हमारे शरीर में हो क्या रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट बताती है, पूरे देश को बताना चाहता हूँ, मैंने अपने कई सारे वक्तव्यों में कहा है। एक वर्ल्ड मीडिया रिपोर्ट बताती है वर्ष 2018 की, आप गूगल कर सकते हैं, 199 देशों में फर्स्ट एड ना मिलने की वजह से मरने वालों में भारत पहले नंबर पर है। बड़ा दुर्भाग्य है, हर 23 सेकंड में एक आदमी मर जाता है फर्स्ट एड ना मिलने की वजह से, और इसकी तादाद भी हमारे भारत में है। हम चीज़ों को अगर देखें, अगर उस समय पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक का बच्चा, अगर पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक बच्चा फर्स्ट एड की एजुकेशन ले रहा है, एक्चुअली मेरी संस्था का, मेरे समाज का, जो हम काम कर रहे हैं, पूरे समुदाय का हमारा एक उद्देश्य है कि जिस तरह स्कूल कॉलेजेस के अंदर एनसीसी और स्काउट का एक डिपार्टमेंट होता है, ऐसे फर्स्ट एड का भी एक डिपार्टमेंट होना चाहिए। पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक ये सब्जेक्ट मैंडेटरी करना चाहिए, क्योंकि हमारी सरहद पर तैनात जो जवान हैं वो सरहद पर आने वाले लोगों से लड़ सकते हैं, दूसरी विदेशी ताकतों से लड़ सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति, जो दुश्मन आपके अंदर, आपकी बॉडी में लड़ रहा है, उससे तो आपको खुद ही लड़ना पड़ेगा। तो हर एक व्यक्ति को सोल्जर बनना पड़ेगा। मैंने आपकी रिसर्च में भी ये पढ़ा था कि आपने लिखा है देश को तैयार होना पड़ेगा, हर एक इंसान को सोल्जर बनना पड़ेगा। तो वाकई में आप चाहते हैं कि हर एक इंसान फर्स्ट एडर जरूर बने? जी, ये जरूरी नहीं कि ये 12वीं पास लोग ही करें, ये जरूरी नहीं। सर एग्जांपल में आप मुझे ले लीजिए, लाइक मैं अपने इस भागती दौड़ती जिंदगी में, ऑफ कोर्स ये बात है, बिजी हूँ, और जिस तरीके से ये वर्ल्ड ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, और जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ एक सेरेडॉन वाली बात, वही तो अगर मुझे ये कोर्स करना हो तो फिर कैसे आगे, मतलब देखिए मैं बता दूं आपको, आज का जो युग है वो सोशल मीडिया का युग है। हमारा नौजवान बहुत सारा समय, आप और मैं भी उसमें हैं, जब हम रात के टाइम बिस्तर पर लेटते हैं तो कहीं ना कहीं मैं इसका समर्थन नहीं करता कैसा करना चाहिए लेकिन हम कहीं ना कहीं रील्स स्क्रॉल करते हैं, राइट, देखते रहते हैं ताकि एंटरटेनमेंट ले। आज इतने भागते दौड़ते इस युग में हमारे पास इतना तो समय नहीं। मैं आज, आप चूँकि आप एक चैनल पे एक होस्ट हैं, मैं आपको कहूँ कि आप स्कूल में जाइए, आप पढ़िए फर्स्ट एड के बारे में, तो हमने इस कोर्स का एक संचालन क्या किया है कि इसमें 4 किताबें हैं और चारों किताबों को हमने वर्चुअली डिज़ाइन किया। यानी कि सपोज अगर किसी एक किताब का टॉपिक है एनाटॉमी फिजियोलॉजी और आप इस कोर्स को करना चाहते हैं, तो आप एक्चुअली कोर्स में आपको एडमिशन सरकार में ही लेना पड़ेगा। मैं सभी को बताना चाहता हूं कि फर्स्ट एड काउंसिल ऑफ इंडिया कोई कोर्स नहीं कराती है, कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं करती है, सरकार प्रमाण पत्र जारी करती है, सरकार एडमिशन लेती है। हम सरकार की किसी भी उच्च संस्था के साथ जब कार्य करते हैं तो अध्ययन अध्यापन हमारा कार्य होता है, यानी स्टडी कराना हमारा कार्य होता है। तो हमने स्टडी का जो प्लान रखा है वो टोटल वर्चुअल रखा है। आप लॉगिन पे उस पर्टिकुलर टॉपिक को सिलेक्ट करेंगे, हमारे मोबाइल ऐप पर जाएंगे, आप वहाँ से उस कोर्स को पढ़ सकते हैं। यानी जिस समय आप फालतू की वीडियोस देख रहे हैं, आप कहीं ना कहीं एक अच्छे फर्स्ट एडर बन सकते हैं। तो ये इस तरह से डिज़ाइन किया गया है।